हेलो बच्चों, कैसे हो। केमिस्ट्री रिसर्च चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहे थे, उसके अंदर अपन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन कैसे है, वो सारी बातें कर ली थी। कुछ मॉडल्स की बात करी थी जिसमें थॉमसन और रदरफोर्ड की बात कर ली थी अपन ने। उसके बाद में आज अपन कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। वो है फर्स्ट है यहाँ पे एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है, आइसोडायफर्स क्या होता है, उसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में अपन को पढ़ना है बोर मॉडल्स ऑफ एटम। बोर मॉडल्स ऑफ एटम को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, प्लांक की क्वांटम थ्योरी है, वो थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की क्लास के अंदर अपन जो डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, वो बातें करने वाले हैं। उसके बाद में अपन बोर मॉडल पे आएंगे। ठीक है, आपका ही चैनल है केमिस्ट्री इनसाइट, इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्टूडेंट को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं अपन आगे, अपना जो कंटेंट है उसको स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो देखो, सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। देखो यहां पर एक मैंने लिखा है रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। आपको पता है कोई एटम है, जैसे मान लो कि कोई कार्बन है या हाइड्रोजन है, तो अपन यहाँ की भी एटम है उसके सिंबल को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अक्स से। मैं यहाँ पर इधर लिख लेता हूँ, जैसे ये हाइड्रोजन है तो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट इसको अक्स से कर दिया। ठीक है, कोई भी एटम हो सकता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी हो सकता है एटम। अब देखो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है जेड और यहाँ लिखा हुआ ए। इस जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर और ए का मतलब होता है मास नंबर। जैसे इस केस के अंदर लिखूं मैं, तो यहाँ पर देखो 1 और 1 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। यहां से रिप्रेजेंट ये हो रहा है कि 1 जो है इसका ये एटॉमिक नंबर है और 1 इसका क्या है, मास नंबर है। जैसे कि एग्जांपल और लेते हैं, मैं यहां पर एग्जांपल ले लूं कार्बन का। जैसे आपने देखा होगा कि कार्बन C6 और यहां पर 12 लिखा है। तो कार्बन का अगर आपसे बोले कि एटॉमिक नंबर क्या है तो आप बोलोगे 6 है, और आपसे पूछे कि कार्बन का इसके मास नंबर कितना है तो बताओ 12 है कि नहीं है। समझ में आ गई। तो ये सारा ये क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से अपन कोई सिंबल है, मतलब एटम है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब देखो सुनो, एटॉमिक नंबर का कैसे आपको आइडेंटिफाई करेंगे कि एटॉमिक नंबर है क्या चीज। तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, वो क्या, अभी जो अपन को ध्यान में रखना है अच्छे से, वो क्या कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। ये बात क्लियर है यहां तक की। अब सुनो, ध्यान रखना कि जितने, अगर कोई न्यूट्रल एटम है, मैं वापस बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे ना उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ में आई बात। अब देखो ये जेड जो है ना, वो रिप्रेजेंट किसको करता है, रियल में देखा जाए तो ये जेड रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। तो देखो वही लिखा मैंने, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये क्या हो गया आपका एटॉमिक नंबर। क्लियर है तक की बात। अब देखो मैं बोल रहा हूं यहां पर कि इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, अगर न्यूट्रल एटम है तो जेड की वैल्यू किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखो न्यूट्रल है या चार्ज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर जेड की वैल्यू होनी है। लेकिन मैंने यहां पर न्यूट्रल लिख करके क्या कर दिया कि जितने प्रोटॉन्स होंगे ना उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे। अगर न्यूट्रल एटम है तो मैं जेड को इलेक्ट्रॉन नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं और प्रोटॉन से तो कर ही रहा हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। न्यूट्रल है तो, न्यूट्रल नहीं है तो फिर मैं ये टर्म कभी यूज में नहीं लूंगा। ठीक है, तो आप तो केवल एक सिंपल सी बात है, जेड का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। पहली चीज दिमाग में एक और अच्छी सी चीज रखें कि न्यूट्रल एटम है तो जेड का नंबर क्या हो जाएगा, अगर न्यूट्रल है तो जेड का नंबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी हो जाएगा। क्लियर। देखो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब इस ए का मतलब क्या है, इस ए का मतलब कि कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है प्लस कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो उसका क्या हो जाएगा, मास नंबर हो जाएगा। ठीक है, आपको पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था अच्छे से कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। क्लियर है। जो बच्चे नए हैं वो बिल्कुल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है पिछली क्लास का, जो अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर की पढ़ी थी, एक बार जाकर के उसको अच्छे से देखिएगा। क्योंकि चीजें क्या है, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ तो रहे हो लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में अगर थोड़ा सा आइडिया नहीं है, या रदरफोर्ड मॉडल क्या था, उसमें क्या क्या तो अच्छी चीजें थी, मेरिट्स क्या थी, डीमेरिट्स क्या थी, तभी अपन आगे उसको अच्छे से लिंक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी बात हो गई अपनी एटॉमिक नंबर की और मास नंबर की। समझ में आया सबको अच्छे से। ठीक है, अब देखो अपन आगे चलते हैं। अब सबसे पहले अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, आइसोटोप्स। क्या होता है आइसोटोप्स, वो देखो।
आइसोटोप्स, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यहां से यह पता चल रहा है कि एटॉमिक नंबर तो होना चाहिए सेम और मास नंबर क्या होना चाहिए डिफरेंट, उनको क्या बोलेंगे आइसोटोप्स। ठीक है बात, मतलब कौन सी, अगर आपको कोई एलिमेंट दे रखा है अक्स, ठीक है सेम है, उसका ये वाला पार्ट मतलब कौन सा वाला जेड, ये सबका सेम होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर हुई बात। जैसे देखो हाइड्रोजन का, मैंने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ले रखे हैं, तो यहां पर देखो प्रोटोनियम की बात करें, मतलब प्रोटियम की बात करें, ड्यूटेरियम की बात करें और ट्रिटियम की बात करें, तो देखो ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, सबका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन देखो मास नंबर इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, मतलब डिफरेंट है कि नहीं है। समझ में आई बात। और बात करें कार्बन का C612 की बात कर लूँ, कार्बन ही है 13 की बात कर लूँ, और कार्बन ही है 14 की बात कर लूँ, ये भी एक इसका एग्जाम्पल होगा कि नहीं होगा। ऑक्सीजन की बात कर सकते हैं अपन, समझ में आ रही बात अच्छे से। तो बड़ी इजी सी चीज़ है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आइसोटोप्स का मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट हो। समझ में आ रही, उसको क्या बोलेंगे आइसोटोप्स बोलेंगे। क्लियर। फिर आगे देखो सेकंड टर्म है आइसोबार्स। आइसोबार क्या होता है, टू डिफरेंट एटम्स, एटम्स डिफरेंट होने चाहिए, तो इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा। हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब देखो टू डिफरेंट एटम है तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो गया, लेकिन उनका क्या होना चाहिए, मास नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे आइसोबार्स। आइसोबार्स का मतलब है मास नंबर सेम होना चाहिए। देखो यहां पर आर्गन लिया है, पोटेशियम लिया है, कैल्शियम लिया है। अब इस केस में देखो यहां 18 है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, लेकिन मास नंबर 40 40 40, मास नंबर क्या है, सेम है। मास नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे आइसोबार्स। जैसे कि एग्जांपल और लेते हैं, देखो मैं लिखूं कार्बन 6 और ये 14, और यहां लिख रहा हूं नाइट्रोजन 7 और ये 14। तो देखो इस केस में कार्बन और नाइट्रोजन क्या है, एक दूसरे के आइसोबार्स हैं। आइसोबार्स कैसे हैं कि इनका मास नंबर क्या है, सेम है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। समझ में आ रही है बात। तो दो चीजें डिस्कस कर रही है मैंने अभी तक, आइसोटोप्स और आइसोबार्स। अब बात करते हैं आगे अपन आइसोडायफर्स। किसकी बात करने वाले हैं आगे अपन, आइसोडायफर्स। देखो आइसोडायफर्स क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म से ध्यान रखना भाई साहब। एग्जाम के अंदर आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसोडायफर्स, आइसोटोन्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ये मान के चलो कि करीब करीब आता ही आता है। ठीक है, तो देखो आइसोडायफर्स क्या चीज है, द एलिमेंट विच हैव सेम वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन इज कॉल्ड आइसोडायफर्स। क्या बोला है कि न्यूट्रॉन कितने हैं और प्रोटॉन कितने हैं, उनका जो डिफरेंस है वो क्या होगा यहाँ पे, मतलब डिफरेंस के जो वैल्यू अगर दोनों में सेम आ रही है उसको क्या बोलेंगे आइसोडायफर्स। देखो इस केस में देखो मैंने एक एग्जांपल लिया नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। इस केस में देखो आप कि इस केस में देखो न्यूट्रॉन कितने हैं। अच्छा न्यूट्रॉन निकालते कैसे हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मैं लिख दूं क्या a माइनस जेड। समझ में आई बात। a कितना है 14 और ये कितना है 7, तो यहाँ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए भाई साहब 7। इस केस में न्यूट्रॉन कितने आ गए 8। अच्छा प्रोटॉन कितने हैं 7। इस केस में प्रोटॉन कितने हैं बताओ 8। प्रोटॉन का मतलब तो यही होगा ना। क्लियर हो गई यहां तक की बात, तो क्लियर है सारा। अब ये कह रहा है कि वैल्यू के n माइनस पी की बात करेंगे तो n माइनस पी यहाँ पे 0 है, n माइनस पी यहाँ पर भी 0 है। अगर ऐसी कंडीशंस कहाँ आती है तो उसको क्या बोलेंगे आइसोडायफर्स। क्लियर हो गई बात अच्छे से। एक बार और इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब बिल्कुल धीरे धीरे आराम से देखो इन चीजों को ताकि आपको समझ में आती चले। ठीक है, अब देखो आगे है आइसोटोन्स। ये भी ज्यादा हार्ड नहीं है, बड़ी इजी सी चीज है। कैसे, एलिमेंट्स विच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड आइसोटोन। न्यूट्रॉन के नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। न्यूट्रॉन के नंबर सेम होने चाहिए। देखो कैसे, इसकी बात करें न्यूट्रॉन निकालते कैसे हैं, a माइनस जेड। तो a माइनस जेड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 14 कितना हो गया 16। लिखा हुआ है यहाँ पे a माइनस जेड कितना हो गया 16, a माइनस जेड कितना हो गया 16। तो आपसे कभी ये दे दें ये वाली कंडीशन कि सिलिकॉन है, फॉस्फोरस और सल्फर है, ये दे दिया और आपसे पूछे कि इनमें रिलेशन क्या है, तो आप ये कह सकते हो कि ये क्या है आइसोटोन्स है। समझ में आ रही है बात अच्छे से। चारों चीज़ों को ध्यान में रखना। अभी मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में अपन जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, मतलब पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, तो वहाँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे। इनको साथ में लेते हुए डिस्कस करेंगे सारी की सारी बात। ठीक है, तो चलते अपन नेक्स्ट इसकी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि अपन को थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होता हुआ चले। क्या क्या है देखो, कैलकुलेट क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम्पल के फॉर्म में, कैलकुलेट
द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस। तो देखो बड़ी इजी सी चीज है, ज्यादा हार्ड कुछ है भी नहीं इसमें। तो आपको ब्रोमीन दिया है एटम, यहां लिखा हुआ है 35 और यहां लिखा हुआ है 80। तो आपको पता है कि Z की वैल्यू कितनी है 35, मास नंबर कितना है 80। तो न्यूट्रल एटम है तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही Z होगा। तो सबसे पहले इसने पूछा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो बताओ मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख दूं क्या यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू Z, क्या होता है Z, और Z की वैल्यू कितनी है 35। अब न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर यहां पे मैं बोलूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे इस केस में, जितना Z है तो मतलब 35। अब कह रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या लिख दूं A माइनस Z। तो A माइनस Z कर लो, 80 माइनस 35 कितना हो जाएगा जी 45। कुछ है ही नहीं भाई साहब, बिल्कुल इजी सी चीज थी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे तो अपन को A माइनस Z कर देना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पूछे, न्यूट्रल है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। क्लियर है तक की बात, तो अच्छे से समझ में आ रही है बात। चलते हैं देखो नेक्स्ट, देखो आगे एक एग्जांपल और है, बड़ा ही अच्छा है, आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए स्पीसीज आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16। देखो क्या क्या बोला है, कोई स्पीसीज है मुझे भी नहीं पता, मैं एक्स मान लेता हूं। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन है, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, प्रोटॉन कितने हैं 16 और न्यूट्रॉन कितने हैं 16। ये बात बोली है, बड़ी इजी सी बात बोली है। अब देखो आपको मैं यहां पर एक छोटी सी बात डिस्कस कर दूं, उसको समझो आप। कभी भी कोई एटम है X, अगर उसके अंदर मैं एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, ठीक है। और कोई एटम है X, अगर उसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूंगा तो उसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा प्लस, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे पहले, ठीक है, तो न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन आते ही उस पर एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव एक चार्ज आ जाएगा, एक निकल गया तो क्या ज्यादा हो गया प्रोटॉन, मतलब ज्यादा का मतलब प्रोटॉन अपने आप में एक कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन ज्यादा रह गया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रही है बात अच्छे से, ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब देखो सुनो, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें अपन, इलेक्ट्रॉन से जाए बाहर से निकलता है, आउटर मतलब मैं बोलूं तो क्या होता है, ये न्यूक्लियस है अपना, जिसके अंदर क्या रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उसकी जो आउटर मोस्ट सेल्स हैं वहां क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन्स आए या जाए उससे चार्ज पे तो ठीक है फर्क आ रहा है, लेकिन उसके अंदर उसका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा, एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन्स उतने ही रहने वाले हैं, प्रोटॉन्स उतने ही रहने वाले हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कम हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो सुनो, अब आपसे ही बोला जाए कि मान लो मैं कह दूं कि X है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए Z और A, पहली चीज। तो देखो Z और A चाहिए, पहले तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो Z की वैल्यू कितनी है आपको पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं Z को, और प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन किसको रिप्रेजेंट करते हैं A को। तो बताओ Z की वैल्यू तो कितनी हो गई 16, और A की वैल्यू क्या होगी, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मतलब कितनी होगी 32। मतलब अगर ये न्यूट्रल एटम है, कोई भी सिंबल अगर बात कर लेते हैं, ये 16 और ये 32, अभी इसकी भी बात कर लेते हैं, अक्स है क्या चीज यहाँ पे, अगर ये न्यूट्रल होता तो ये, लेकिन आप बताओ मुझे कि यहां पर अच्छे से देखो भाई साहब, यहां पर इलेक्ट्रॉन है 18 और प्रोटॉन है 16, इसका मतलब जो भी कुछ है उसके ऊपर -2 चार्ज है कि नहीं है। मतलब ओवरऑल बोलूं मैं कि यहां पर आपसे पूछे कि ऐसा कुछ है तो मैं x2- लिखूं कि नहीं लिखूं, समझ में आई बात, क्यों कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन और ले रखे हैं जो मैंने वहां लिखाया, देखो आप अच्छे से, क्लियर है। अब देखो आपको ध्यान से सुनना, सल्फर जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 16 और मास नंबर कितना होता है 32, मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना है 2-, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं as 2-, ऐसे रिप्रेजेंट। तो आपसे बोला है असाइन द प्रॉपर सिंबल टू द स्पीसीज, तो आपको समझ में आ रहा है, अगर सिंपल वे में मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बाकी अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहो कि ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर और 2 इसके ऊपर चार्ज, तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझ में आ गई बात। सल्फर के बारे में सारी बातें ये डिस्कस करी अपन, एक तरीके से देखा जाए तो बड़ी इजी सी चीज़ थी, कुछ भी इतना हार्ड नहीं था, लेकिन आप इन छोटी छोटी बातों पे जरूर फोकस कीजिएगा, ठीक है। चलते अपन देखो आगे।
आप इस पहले पोज कर लिया करो, फिर क्वेश्चन को सोल्व किया करो और देखा करो कि मेरे को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है एग्जाम्पल के फॉर्म में, ये क्वेश्चन ही एक तरीके से ये कह रहा है कि इफ आर्गन दे रखा है, देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये कह रहा है कि आर्गन हमारे को दे रखा है और ये लिखा हुआ है 18 और इसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे अक्स, मतलब मास नंबर इन्होंने बोला है कि अक्स ही है। ठीक है, अब बताया नहीं अपन को यहाँ पे कितना है। अब कह रहा है एन कैल्शियम, और ये कह रहा है कि दूसरा हमने लिया है कैल्शियम, और ये है 20 और ये 40। अब ये कह रहा है कि दोनों के दोनों क्या है, ये इनमें रिलेशन क्या है, आइसोबार्स का है। किसका रिलेशन है, आइसोबार्स का है। देखो इन्होंने एक टर्म ऐड कर लिया आइसोबार्स। अब पता होना चाहिए आइसोबार्स का मतलब क्या है कि मास नंबर सेम होता है दोनों का। इसका मतलब यहां से अक्स की वैल्यू निकल के आ गई 40। क्यों आ गई वैसा, बस की अक्स की वैल्यू 40 निकल के, कि आइसोबार्स बोला है तो जो ये 40 होगा तभी ये 40 होगा तभी आइसोबार्स होगा। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आई कि नहीं आई, समझ में आ रही है बात। अक्स की वैल्यू कितनी, 14। अब कह रहा है आगे कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आर्गन 18। अब देखो ये कह रहा है कि जो आर्गन 18 है उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, तो मुझे पता है ये वैल्यू कितनी आ गई, 40। ये मेरे पास में पूरी कहानी आई कि नहीं। न्यूट्रॉन क्या होता है अब, ए माइनस जेड। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा जी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन आर्गन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या लिख दूं मैं, ए माइनस जेड। ए की वैल्यू कितनी है जी, 40, जेड की वैल्यू 18, कितना हो जाएगा 22। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना 22। तो 22 इज द आंसर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो ध्यान से सुनना, आइसोबार्स दिया है तभी अपन ने एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाए। अब आपको आइसोबार्स क्या होता है वही पता नहीं है, तो यहां से एक्स की वैल्यू नहीं आती, एक्स की वैल्यू नहीं आती तो अपन उसमें से आगे न्यूट्रॉन्स नहीं निकाल पाते। समझ आई बात। देखो आगे चलते हैं आप। छोटा सा क्वेश्चन है ये भी कि इन ए सोडियम एटम, ठीक है, एटॉमिक नंबर दे रखा है 11, मास नंबर दे रखा है 23। मतलब देखो क्या बोला है, ये सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। ठीक है जी। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज, ये कह रहा है कि न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो कोई बात नहीं पहले देख लेते हैं। तो बताओ इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे, 11। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे जी, 11। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्या है, न्यूट्रल एटम है। अच्छा, मास नंबर दे रखा 23, तो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, ए माइनस जेड, तो 23 माइनस 11, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12। क्लियर। अब बोल क्या रहा है कि न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नहीं, बात तो गलत है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। फिर कह रहा है लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नहीं ये भी गलत है। फिर कह रहा है ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स से तो ज्यादा ही है, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हो गया अपना, सी इज द करेक्ट आंसर। ज्यादा हार्ड नहीं, तो छोटी सी चीज थी जो अपन यहां डिस्कस कर लिए। चलते हैं देखो आगे। अब देखो अपने को क्या पढ़ना है, बोहर मॉडल। क्या पढ़ना है, बोहर मॉडल। तो मैंने यहां लिखा है कि डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर मॉडल ऑफ एटम, कि बोहर मॉडल को पढ़ने से पहले अपने को दो चीजें को बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्या, कि टू डेवलपमेंट्स प्लेड ए मेजर रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। समझ में आ रही बात, क्या क्या बातें हैं वो सारी की सारी, कि इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी इसको डिस्कस करने के लिए। क्या क्या है, ड्वेल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करें उसको ड्वेल कैरेक्टर की बात करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन की बात करते हैं तो अपन बोलते हैं वेव नेचर है। जब अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की बात करेंगे तो उस केस में कहेंगे इसका पार्टिकल नेचर है। ठीक है, तो उस केस में कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उसका क्या है, ड्वेल कैरेक्टर है। देखो बिल्कुल अच्छे से बोला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव ड्वेल कैरेक्टर। कौन कौन सा, पार्टिकल और वेव कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर होते हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले के एग्जांपल की फॉर्म में बताया था कि क्या क्या है। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसमें बोला है कि आपने देखा होगा, अपन आगे पढ़ेंगे कि जब अपन एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करेंगे, हाइड्रोजन वगैरह जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ये एनर्जी है वो क्वांटाइज होती है। देखो यहाँ क्वांटाइज का मतलब हो कि एनर्जी एक छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में, वो सारी बातें अपन करेंगे जिसमें प्लांक क्वांटम थ्योरी की बात थी, तो वो सारी की सारी बातें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास के अंदर जो डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या क्या होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है उसको डिस्कस करने वाले बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखो चलते हैं अपन आगे। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। किसकी बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करने वाले हैं। क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मैंने एक फोटो बना रखी है, उससे अपन देखो भी देखते हैं सारा का सारा क्या है। पहले तो देखो दोज रेडिएशंस which are associated with the electric and magnetic field,
आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मतलब कुछ ऐसी रेडिएशंस है जिनमें दोनों चीजें होती है। कौन कौन से कंपोनेंट? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होता है और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ अपन यहां डिस्कस करेंगे। क्या क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव बोथ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट विच ऑसिलेट, मतलब दोलन, इन द फेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। मतलब क्या बोल रहा है? ये ऐसे बोल रहा है जी, समझो आप मेरी बात को, जो इन्होंने दे रखा है। ये मैंने इसके 3 कंपोनेंट बताए। एक मैं इसको जेड मान लेता हूं, इसको एक्स मान लेता हूं और इसको वाई कंपोनेंट मान लेता हूं। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि अगर इस जेड कंपोनेंट को मैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट मान रहा हूं, और वाई को मैं कह रहा हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के। तो जो वेव का प्रोपेगेशन होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा? एक्स डायरेक्शन में होगा। देखो यहां पर दिखा रखा है अच्छे से, आप देखिएगा कि यहां पर मैंने क्या कर रखा है, देखो ये सोर्स है, यहां पर वेव स्टार्ट हो रही है। तो यहां पर देखो ये वाला जो रेड वाला कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है ना, ये रेड वाला जो आपको दिख रहा है, समझ में आ रही बात आपको जो मैं बोल रहा हूं? जो आपको रेड वाला कंपोनेंट दिख रहा है, ये वाला रेड वाला कंपोनेंट है, वो कौन सा कंपोनेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, जो मैंने जेड एक्सिस में दिखाया है। फिर देखो वाई एक्सिस के अंदर कौन सा कंपोनेंट दिखा रखा है? मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट दिखा रखा है। लेकिन देखो वेव्स कौन से डायरेक्शन में जा रही है? एक्स डायरेक्शन में। वेव इस डायरेक्शन में जा रही है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है वो समझना कि जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट आपको दिखाए हैं कि दीज कंपोनेंट हैव द सेम वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ सेम है। क्या होती है वेवलेंथ? बात करेंगे अभी। इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है और इनकी स्पीड एंड एम्पलीट्यूड, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इनकी सेम होते हैं। बट दे वाइब्रेट इन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन्स में ये वाइब्रेट करते रहते हैं। लेकिन इसका जितना एम्पलीट्यूड इसका है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड वाले का है, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड वाले का है। जितनी वेवलेंथ इसकी है उतनी वेवलेंथ उसकी है, जितनी फ्रीक्वेंसी इसकी है उतनी उसकी है। समझ में आ रही बात आपको अच्छे से? अब देखो अपन 1 बाय 1 ये सारी की सारी जो वेव्स हैं इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहले तो अपन इसको खत्म कर लेते हैं एक बार, कि मैं बोल रहा था कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। तो इसमें एक तो बात आ गई कि क्या कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या करते हैं? ऑसिलेट करते रहते हैं। ठीक है, चलते हैं देखो आगे। सेकेंड पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, मीन्स दे वेव कैन प्रोपेगेट इन वैक्यूम। सनराइजेज आ ही रही है, रेडिएशंस की फॉर्म में बात करें तो अपन कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट है। लेकिन देखो वाटर वेव्स, ठीक है, साउंड वेव्स, मैं बोल रहा हूं अगर मान लो कि कोई अगर मीडियम नहीं है तो आगे नहीं जा पाएगी, तो इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। द थर्ड वन इज देयर आर मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, बहुत टाइप की होती है, डिफर फ्रॉम वन अनदर इन द टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग होती है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी डिफरेंट होती है। अभी थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे आपको रेडियो वेव्स, गामा रेज, ठीक है, एक्स रेज, यूवी, विजिबल रेज, वो सारी की सारी बातें करने वाले हैं। दीज आर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कॉन्स्टिट्यूट विच इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अभी आगे बात करने वाले क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अभी आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनकी डिफर कैसे होती है, या तो फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ में, वो डिफर होती है एक दूसरे से। फिर बोला है कि इन वैक्यूम, अपन वैक्यूम की बात कर रहे हैं, ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो गामा हो चाहे यूवी हो, कोई सी भी हो, ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट आपको बताइए कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कोई सी भी रेडिएशन हो वो इस स्पीड से क्या करती है? वो ट्रेवल करती है। तो ये 4 मैंने यहाँ पे पॉइंट बताए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है इसके, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो उसके बारे में और क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको डिस्कस करते हैं। देखो मतलब उसकी वेव्स के बारे में बात करने वाले हैं अपन। वेव मोशन इज कैरेक्टराइज्ड इन टर्म ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी। जो वेव मोशन है वो किस तरीके से है वो सारी की सारी बात करेंगे। क्या क्या बातें करेंगे? वेवलेंथ की बात करेंगे, उसके फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, उसके एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, उसके टाइम पीरियड की बात करेंगे, वेलोसिटी की बातें करेंगे। ये सारी बातें डिस्कस होने वाली है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वेवलेंथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेवलेंथ रिप्रेजेंट
बाई लेमडा। लेमडा से अपन वेवलेंथ को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं वेवलेंथ होती क्या है, पहले तो देखो मैंने यहां पर एक वेव बना रखी, ये अपना सोर्स है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रही है। अब देखो ध्यान से सुना, जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, ऊपर वाला पॉइंट ये वाला, इसको बोलते हैं क्रस्ट और इसको बोलते हैं ट्रफ। हिंदी में बोलते हैं सुरंग और ग्रत। ठीक है, और यहां से यहां तक की जो ये है डिस्टेंस, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। मतलब मैं बोलता हूं कि अभी पढ़ेंगे, देखो अपन यहां पे कि द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग ट्रफ या क्रस्ट, मतलब अगर दो क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है या दो ट्रफ के, मतलब यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस है, ये वाली मैं बोलूं तो ये भी क्या है, एक लेमडा, ये भी वेवलेंथ है। एक दूसरे के नेबरिंग की बात करें अपन, एडजस्टेंट वाले की, ये ट्रफ फिर दूसरा जो ट्रफ है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, लेमडा बोल रहे हैं यहाँ पे। मतलब क्या बोल रहे हैं, वेवलेंथ बोल रहे हैं। समझ में आ रही है बात? आगे सुनो, डिनोटेड बाय लेमडा, ये तो हो गया। इट इज ऐसा यूनिट इज मीटर। वैसे इसके आपको पता है कि ऐसा यूनिट मीटर होती है, लेकिन ये चीजें बहुत छोटी है, तो इसलिए अपन एंगस्ट्रॉम वगैरह में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना होता है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर या 10⁻⁻10 मीटर। मतलब ये चीज तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻10 मीटर। ये बात आपको पता होनी चाहिए सारी की सारी। बाकी लिखा है 1 सेंटीमीटर में कितना एंगस्ट्रॉम है, ये सारी बातें, ये तो इजी सी हैं, आप ध्यान में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला जो अपना टॉपिक है, उसमें अपन ने बहुत सारी बातें डिस्कस करी थी। क्या क्या बातें करी थी, जैसे नैनोमीटर क्या होता है, ठीक है, सेंटीमीटर क्या है, मिलीमीटर क्या है, ठीक है, माइक्रोमीटर क्या है, ये सारी की सारी बातें थी वहाँ पे। तो बड़ी इजी सी चीज़ है। वेवलेंथ क्या होती है यहाँ पर आपको बता दिया सारा। अब चलते हैं, देखो आगे, अब सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है फ्रीक्वेंसी का मतलब, कि नंबर ऑफ वेव्स दैट पासेस ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। मतलब ये कह रहे हैं कि 1 सेकेंड के अंदर एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही है। मतलब 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव्स पास हो रही है। समझ में आ रही है बात, कितनी वेव्स, उसको क्या बोल रहे हैं अपन एक पॉइंट पे, तो उसको बोल रहे हैं अपन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब बताओ मेरे को इतना बताओ, 1 सेकेंड में एक वेव्स पास हो रही है, 1 सेकेंड में 5 वेव्स पास हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी वाले की ज्यादा होगी, 5 वाले की ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1 सेकेंड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय द न्यू। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी ऐसा यूनिट अपन क्या मानते हैं, हर्ट्ज मानते हैं, सेकंड इनवर्स। समझ आ रही है? इसको अपन साइकिल पर सेकंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइकिल पर सेकंड भी बोलते हैं। अभी अपन आगे और डिस्कस करेंगे उसको अच्छे से। फिर एक आता है टाइम पीरियड। क्या होता है, टाइम टेकन बाय द वेव फॉर 1 कंप्लीट साइकिल और वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मतलब क्या हुआ कि ये बोल रहा है कि 1 कंप्लीट साइकिल, मतलब एक क्रस्ट से एक क्रस्ट पे पहुंच रही है, तो एक वेव यहां से, ध्यान से सुनना, जैसे ये वेव्स है, ये वेव है यहां से यहां, कि यहां से इसको यहां पहुंचने में, इस वेव को यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, टाइम पीरियड बोल रहे हैं। 1 कंप्लीट साइकिल होगी ना उसकी ये, फिर ये यहां से यहां पहुंचेगी। समझ में आ रही है बात सारी की सारी? क्या बोलेंगे, सेकंड पर साइकिल। मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड 1/न्यू। टाइम पीरियड का अगर अपन को फॉर्मूला में निकालना हो तो क्या होता है, 1/न्यू। जस्ट ऊपर वाले को अपन ने क्या किया है, इन्वर्स किया और कुछ नहीं किया है। समझ में आ रही है? 3 चीजें अपन को डिस्कस कर ली, वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है और टाइम पीरियड क्या होता है। इसको और अच्छे से देखना है तो देखो अपन आगे चलते हैं। उसको मैंने आपको ग्राफिकली यहां पर रिप्रेजेंट कर रखा है, वो क्या है जो देखते हैं। देखो लो, कहा है कि वेलोसिटी क्या होती है, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड। कि 1 सेकेंड के अंदर कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कोई वेव, उसको वेलोसिटी बोलते हैं। तो पहली चीज तो आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, सबकी फिक्स है। समझ में आ रही बात? और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू लैम्डा। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। स्पीड की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, अब देखो मैंने एक चीज बनी यहां पर 1 सेकेंड के अंदर, ध्यान से सुनना, 1 सेकेंड के अंदर, और ये मैंने यहां पर जो इसकी मतलब डिस्टेंस है वो भी फिक्स कर दी मैंने। ठीक है, अब देखो सुनो, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 5 वेव्स पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड, ये 1 सेकंड है और कितनी वेव्स होगी, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, 4 हो गई, ये 5 हो गई। 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स निकल रही है, 5 वेव्स निकल रही है। ठीक है, इसकी वेवलेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो देखो आपको सही निकालना है तो क्या करोगे, न्यू इंटू लैम्डा ही करोगे ना। तो इस केस में कितना जाएगा, 5 × 24, मतलब कितना हो गया जी टोटल। अगर इसका करें तो गुणा भाग कर लेना आप, तो कितना हो जाएगा 0, तो 120 हो गया ये। ठीक है,
तो इसकी जो स्पीड है वो क्या आ गई, 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गई। समझ में आ रही बात। अब देखो आगे सुनो, आगे मैंने फ्रीक्वेंसी बता रहा हूं कि 10 वेव्स हैं, तो देखो 1 सेकंड के अंदर इतनी वेव्स आ रही है, तो ये टोटल 10 वेव्स है, तो 10 वेव्स पर सेकंड हो गया, लेकिन इसकी वेवलेंथ कितनी है कि 12। मतलब यहां से एक चीज और समझ में आ रही है कि फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती है वेवलेंथ वैसे वैसे कम होती जाती है। देखो अच्छे से, फ्रीक्वेंसी पहले थी 5, वेवलेंथ 24 थी, फ्रीक्वेंसी 10 हुई, वेवलेंथ और कम हो गई। फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है, अब यहां पर देखो कि फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, वेवलेंथ कितनी रहेगी 6 सेंटीमीटर। मतलब एक चीज समझ में आ रही है कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, समझ में आ रही है, वेवलेंथ उतनी कम होगी। ये चीज यहां से क्लियर हो रही बहुत ही अच्छे से, समझ में आ गई बात। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम वेवलेंथ। क्लियर है, क्योंकि देखो स्पीड सेम है, तो आपको पता है अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, सिंपल सी बात है ना। समझ में आ गई सारी की सारी बातें। चलते हैं देखो आगे। अब बात करने जा रहे हैं वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ इज डिनोटेड बाय द सिंबल न्यू बार। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू बार से, और इसके ऐसे यूनिट क्या होती है? मीटर इनवर्स। ठीक है, मतलब न्यू बार क्या होता है? 1/λ। ये वेव नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या बोला है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। एक पर यूनिट लेंथ के अंदर कितने नंबर आ रहे हैं किसके? वेव के। नंबर ऑफ वेवलेंथ नंबर ऑफ वेवलेंथ कितनी है पर यूनिट लेंथ के अंदर, उसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पर यूनिट लेंथ के अंदर कितनी वेवलेंथ है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन न्यू बार से। न्यू बार क्या होता है? वेव नंबर होता है। समझ में आई? 5 चीजें पढ़ी है, तो चलते हैं अपन आगे। अब देखो एक क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। इंफ्रारेड रेडिएशंस है वेवलेंथ इतनी है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस? तो देखो आपको पता है कि C = क्या होता है? न्यू लैम्डा होता है, न्यू इंटू लैम्डा होता है। ठीक है ना, ये बात अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस करी थी। और C की वैल्यू पता है, फिक्स है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये C की वैल्यू अपने को पता है। अब ये कह रहा है फ्रीक्वेंसी बताओ, जबकि लैम्डा दे रखा है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैं क्या लिख दूं? न्यू = C/λ। तो C की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? लैम्डा कितना दे रखा है? 4 × 10⁻⁻5 मीटर। तो बताओ कितना हो जाएगा जी ये? तो 3/4 × 10⁻, ऊपर चला जाएगा ये कितना हो जाएगा? 13, और ये कितना हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। ये क्या आ गया अपने पास में? इसका फ्रीक्वेंसी आ गई न्यू, जिसको हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, साइकिल पर सेकंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और कैलकुलेट कर लेते हैं इसको आगे। तो इसको मैं लिख दूं 30/4 × 10⁻12 हर्ट्ज बोल दूं या साइकिल पर सेकंड बोल दूं मैं यहाँ पे, और इसको कैलकुलेट कर लो आगे। तो यहाँ पर करोगे, इसका भाग लगाओगे तो 7.5 × 10⁻12 हर्ट्ज इसका आंसर आ जाएगा। तो कोई ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है 7.5 × 10⁻12? बिल्कुल नजर आ रहा है अपने को, 4th ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो ये इसका अपना आंसर हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं, ये वाला फॉर्मूला आपको पता था, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे रखा था, आपने आंसर दे दिया अच्छे से। समझ में आ रही बात अच्छे से? चलते हैं देखो आगे क्या बोला है। कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ ए लाइट वेव हुज टाइम पीरियड इज 3 × 10⁻10 सेकेंड। ठीक है, इन्होंने क्या किया, क्या क्या पूछा? देखो सबसे पहले तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए अपने को ये पता होना चाहिए पूछा क्या क्या है। तो इन्होंने पूछा क्या क्या है? लैम्डा पूछा एक तो, कि लैम्डा कितना होगा जी, फर्स्ट। सेकंड इन्होंने फ्रीक्वेंसी पूछी है, न्यू कितना होगा। और थर्ड इन्होंने पूछा है वेव नंबर, मतलब न्यू बार पूछा है कितना होगा। ये बातें इन्होंने डिस्कस करी है। और गिवन क्या है अपने को? टी गिवन है। टी कितना गिवन है? टाइम पीरियड कितना गिवन है? 3 × 10⁻−10 सेकेंड। दिस इज द गिवन। अब देखो कुछ फॉर्मूले जो आपको आने चाहिए वो क्या क्या है, कि थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि C = क्या होता है? न्यू लैम्डा होता है। पहला एक फॉर्मूला तो ये पढ़ा था। एक पढ़ा था कि न्यू बार क्या होता है? 1/λ होता है। ये दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था। और तीसरा फॉर्मूला क्या था कि आपको अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो आप क्या लिख सकते हो? 1/T। ये अपना तीसरा फॉर्मूला। समझ में आ रही बात? अब देखो सबसे पहले 1 by 1, सबसे पहले अपन बात करें वेवलेंथ की। लेकिन वेवलेंथ के लिए अपने को चाहिएगा ये, तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि फ्रीक्वेंसी निकलेगी ना तो फिर वेवलेंथ निकल जाएगी।
फ्रीक्वेंसी के लिए अपना जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/t। तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/t। तो t की वैल्यू दे रखी है तो 1/3 इंटू 10⁻⁻10। समझ में आ गई। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 1/3 इंटू 10⁻10 सेकेंड इनवर्स। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गई बात, अच्छे से क्लियर हो गई। अब देखो आपको निकालना है वेवलेंथ। क्या निकालनी है जी, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ निकालनी है तो वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, लैम्डा। और लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, जो अपन थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था, क्या है कि c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो लैम्डा के लिए क्या आ जाएगा ये, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अरे कितना आ जाएगा, c बाई न्यू। तो बताओ c कितना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और न्यू कितना है, 1/3 इंटू 10⁻10 सेकेंड इनवर्स। क्लियर है। तो वेवलेंथ कितनी आ जाएगी जी यहाँ से, तो 1/3 ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा मीटर। तो ये अपना क्या आ गया यहाँ पे, वेवलेंथ आ गई। क्लियर हो गई बात। फ्रीक्वेंसी निकल गई, वेवलेंथ निकल गई। अब क्या बोला इन्होंने कि साहब वेव नंबर कितना होगा, तो देखो कुछ है ही नहीं वेव नंबर में भी इतना जो आपको दिक्कत दे रहा हो, कि बिल्कुल आसानी से वेव नंबर निकालने के लिए अपने को क्या होता है, वेव नंबर इज इक्वल टू न्यू बार। अरे क्या होता है, न्यू बार। तो न्यू बार का मतलब क्या, 1/λ। लैम्डा की वैल्यू कितनी, इतनी। तो मैं लिख दूं क्या, 1/9 इंटू 10⁻²। समझ में आ रही बात। तो कितनी हो जाएगा जी, वेव नंबर कितना हो जाएगा इसका, कि बात कर ले तो इसका तो सोल्व कर लेना आप, तो 100/9 आ जाएगा, 11.11 आ जाएगा। समझ में आ रही बात, कितना आ जाएगा, 11.11 आ जाएगा। सोल्व कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा का सारा अपना क्या आ गया यहाँ पे, वेव नंबर आ गया, वेवलेंथ आ गई और फ्रीक्वेंसी आ गई। बड़ी इजी सी चीज थी, ऐसा कुछ भी हार्ड नहीं था इसके अंदर। ठीक है, चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्या लिखा है, द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस in order of their increasing wavelength and decreasing frequency is known as electromagnetic spectrum। कुछ भी नहीं है जी, कि जो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, इनको अपन ने इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में क्या कर रखा है, अरेंज कर रखा है बस। जैसे ये गामा रेज है, ये एक्स रे है, ये यूवी है, ये विजिबल रेज है, ये IR है, ये माइक्रोवेव है, ये FM AM रेडियो वेव्स की बात करें, ये लॉन्ग रेडियो वेव्स की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, देखो क्या किया, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इधर से इधर मैं आ रहा हूं, इधर से इधर जा रहा हूं, तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। या फिर आपको पता है वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था। तो यहां पर ये सारी की सारी वेव्स को मैंने किस तरीके से अरेंज कर रखा है, रेडिएशंस को इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज कर रखा है। ठीक है, यहां पर देखो ये है विजिबल स्पेक्ट्रम। जो विजिबल स्पेक्ट्रम किसमें होता है, 400 से 750 100 नैनोमीटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ है नैनोमीटर के अंदर, ये सारी की सारी। ठीक है, यहां से आपका जो विबग्योर वाला पैटर्न है वो हो जाता है विबग्योर, मतलब वायलेट से लेकर के रेड तक की बात करते हैं अपन। वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। मतलब रेड वाले की लैम्डा ज्यादा होती है, वॉयलेट वाले की लैम्डा कम होती है। मतलब वेव जो बात करें अपन कि वॉयलेट वाला है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, रेड वाले की फ्रीक्वेंसी कम होती है। समझ में आ रही है बात सारी। तो ये है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आपको इसको ध्यान में रखना, विजिबल वाले को अच्छे से ध्यान में रखना है कि कौन सा कहां तक है, वो आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, चलते हैं, देखो आगे। अब देखो कुछ क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोला है कि द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज। ठीक है जी, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिटेड बाय ट्रांसमीटर। ठीक है जी, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू, कि कौन से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले तो देखो इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज को मैंने इसमें चेंज कर दिया है, मतलब मैं इसको लिख दूं क्या, 1.368 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। ठीक है, अब क्या बोला है इसकी वेवलेंथ, तो C इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा। तो लैम्डा क्या होगी, C बाई न्यू।
तो सी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁸ अपॉन न्यू की वैल्यू कितनी है 1.368 इंटू 10⁶। तो ये कितना हो जाएगा 3/1.368 इंटू 10⁻²। क्लियर है? तो यहाँ से अपना लेमडा जाएगा और ये लेमडा निकलेगा, तो यहाँ से लेमडा कितना जाएगा 219.3 मीटर। ठीक है। और अब ये जो मीटर वाला जो वेवलेंथ है ये किसमें एग्जिस्ट कर रहा है? आपका रेडियो जो फ्रीक्वेंसी है, रेडियो वेव वाली फ्रीक्वेंसी, उसमें मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपसे पूछे कि द विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग, तो आप क्या बोलोगे? रेडियो वेव्स वाले पार्ट में ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, वो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से इसको चेक कर सकते हैं अच्छे से। चलते हैं, देखो आगे क्या बोला है कि द वेवलेंथ रेंज फॉर विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट टू रेड, एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज। तो आपको क्या कर रखा है, वॉयलेट जो है उसकी दे रखी है आपको वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, और जो रेड वाला है उसकी दे रखी है आपको 750 नैनोमीटर। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि इसकी वेवलेंथ, दीज वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज, इसको फ्रीक्वेंसीज में बताना है। तो फ्रीक्वेंसीज में बताने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इसको सोल्व कर लेना। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ सारा का सारा कि क्या हो जाएगा। सी इक्वल टू क्या होता है, न्यू लेमडा। तो न्यू आपको निकालने के लिए क्या करना है, सी बाई लेमडा करना है। तो इसका लेमडा आपको दे रखा है, इसका लेमडा दे रखा है, तो इसकी क्या निकल जाएगी, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको अच्छे से? तो इसको आप सोल्व कर लेना अच्छे से, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलते बना के देखो। तो आपका अपना चैनल है, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो पढ़ाया है उसको एक बार वापस, अगर नहीं समझ में आया तो आप वापस देख लो उस चीज़ को, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं समझोगे ना, जब तक आगे की चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।